Good morning friends, welcome to today's lecture of spark test of glass line reactors. फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पार्क टेस्ट क्या होता है और उसे किस तरीके से ग्लास लाइन रिएक्टर में करते हैं, इसकी क्या जरूरत होती है और अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशंस. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, अपने लेक्चर का जो पीडीएफ है वो बेसिकली मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा. सो जिसको भी डाउनलोड करना हो वो वहां पे जाके उसको इजीली डाउनलोड कर सकता है. नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली व्हाई वी यूज ग्लास लाइन रिएक्टर्स. सो फ्रेंड्स, इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जो आप सबको जानना जरूरी है. ग्लास इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड मिक्सचर ऑफ कोरोसिव मटेरियल्स. सेकेंड, it has a smooth anti-stick surface and is very easy to clean and doesn't introduce impurities to the process materials. Third one, metals that compete with glass for corrosion resistance are tantalum, titanium, zirconium. और ये जितने भी मेटल्स हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं विद कंपैरिजन टू ग्लास लाइन्ड स्टील. फोर्थ वन, ग्लास लाइन्ड स्टील कैन बी यूज्ड विद मोस्ट acidic or alkaline media since glass withstand attack from most substances in both oxidizing and reducing environments में. इसका जो एक्सेप्शन होता है वो होता है फ्रेंड्स आपके फ्लोराइड्स और आपके फॉस्फोरिक एसिड्स और एल्कलाइन केमिकल्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स. सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाई वी गो फॉर ग्लास लाइन रिएक्टर्स इज बेसिकली ये ग्लास हमारा सुटेबल रहता है फॉर हाईली कोरोसिव मटेरियल्स. सेकेंड, इसका जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ रहता है जिसकी वजह से हमें इसे क्लीनिंग में काफी इजी पड़ता है. थर्ड वन, अगर हम जो बाकी आपके कोरोसिव मटेरियल्स हैं उनसे कंपेयर करें लाइक टेंटलम, टिटेनियम, तो उसके कंपैरिजन में ये हमें काफी सस्ता पड़ता है. एंड नेक्स्ट वन कि ये ज्यादा से ज्यादा एसिडिक या फिर हाईली एल्कलाइन मीडियम्स में भी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मिलती है. सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमारे रीजंस होते हैं हम क्यों ग्लास लाइन रिएक्टर्स बेसिकली प्रेफर करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, हम बेसिकली बात करते हैं ग्लास लाइनिंग के पार्ट्स की. सो फ्रेंड्स, ग्लास लाइन वेसल्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कार्बन स्टील की बॉडी होती है विद अ बॉन्डेड इनर लाइनिंग ऑफ स्पेशली फॉर्मुलेटेड ग्लास. बाहर आपका CS की बॉडी होती है और अंदर आपकी स्पेशल टाइप के ग्लास की लाइनिंग होती है. द ग्लास, जो भी हमारा ग्लास होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिल्वर ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स. इट इज ब्लेंड एंड हीटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट. इसको ब्लेंड किया जाता है और हीट किया जाता है अप टू मेल्टिंग पॉइंट. एम्प्टीड थ्रू अ ट्यूब, quickly cooled and solidified into particles called frit. जो पहला ग्लास का कोट होता है, इट्स अप्लाइड टू द स्टील इज द ग्राउंड कोट. इट हैज अ लिमिटेड कोरोजन रेजिस्टेंस. पहला जो कोट होता है उसको ग्राउंड कोट बोलते हैं और इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो काफी लिमिटेड रहता है एंड इज यूज्ड सोली टू डेवलप अ केमिकल बॉन्ड विद द बेस मटेरियल. और इसको बेसिकली यूज किया जाता है ताकि जो हमारा आपका मेन जो बाहर की बॉडी है CS की बॉडी के साथ में एक प्रॉपर तरीके की बॉन्डिंग डेवलप हो. After the ground coat is cooled, the chemical resistance glass is being applied. जब वो आपकी जो मेन जो सरफेस वाली ग्राउंड कोटिंग है वो जब हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर से हम आपकी ग्लास रेजिस्टेंस की मेन कोटिंग अप्लाई करते हैं. द प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल द डिजायर्ड ग्लास थिकनेस लेवल इज अचीव्ड. इस प्रोसीजर को हम रिपीट करते हैं जब तक हमें आपकी डिजायर्ड ग्लास की थिकनेस नहीं अचीव होती है. फ्रेंड्स, ग्लास लाइन रिएक्टर के केस में आप देखेंगे तो बेसिकली 1.1 से आपका 2.2 mm तक आपकी ग्लास की थिकनेस हम प्रेफर करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली डूज एंड डोंट्स फॉर ग्लास लाइनिंग रिएक्टर्स. सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो आपका लीडिंग कॉज होता है ग्लास लाइन रिएक्टर में ग्लास लाइनिंग डैमेज होने का, वो होता है आपका मैकेनिकल डैमेज. जो फ्रेंड्स होता है आइदर आपका मींस, अगर आप नॉर्मल बात करें तो मान लीजिए आपने कोई ग्लास लाइन रिएक्टर आपने यूज में लिया है, उसका आपने मेंटेनेंस लेके रखा हुआ, आपका मैनहोल खुला है और वहां से एक बोल ड्रॉप हो जाता है. इन दैट केस आपकी ग्लास लाइनिंग डैमेज हो सकती है. या फिर और कुछ मटेरियल आपका अंदर गिर जाता है तो आपका ग्लास लाइनिंग डैमेज हो सकता है. फ्रेंड्स, जो भी आपके पर्सन उसके अंदर वेसल एंट्री ले रहा है उसको प्रॉपर तरीके के शूज को पहुंचना है. अगर आपको अपने ग्लास लाइन रिएक्टर के अंदर स्क्रैपिंग करना है तो आपको PTFE या फिर आपको प्लास्टिक के टूल्स को ही यूज करना है. ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपका ग्लास लाइन रिएक्टर डैमेज हो सकता है. अगर वो आपका रनिंग कंडीशन में है, इन दैट केस आपको ये इंश्योर करना है कि कभी भी यूटिलिटी का सडन जर्क ना पड़े जैकेट पे. एंड नेक्स्ट वन इज कभी भी थर्मल शॉक ना लगे. लाइक
आपके सडन टेम्परेचर चेंजेस जैकेट में कभी भी ना हो, बिकॉज सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपका बेसिकली थर्मल शॉक लगने के चांसेस रहते हैं और वहां से भी आपकी जैकेट डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो भी बंदा इसको हैंडल करे वो प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड होना चाहिए और उसको ये जो दी हुई कुछ कंडीशंस हैं वो बेसिकली डूज और डोंट्स उससे के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। लाइक अगर मैं डूज की बात करूं कि क्या करना है, तो अगर कोई भी नया रिएक्टर आया है तो उसको उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है। अगर जैकेट है तो जैकेट को प्रॉपर तरीके से वेंट देना है। आपका जो नेम प्लेट है उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं करवानी है। जो भी उसकी डिजाइन लिमिटेशंस है आपके ग्लास लाइन रिएक्टर की, हमेशा उसके अंदर ही ऑपरेट करना है। अगर कभी भी आपको उसके अंदर स्क्रैपिंग करना है तो प्लास्टिक या फिर पीटीएफई लाइन टूल्स को ही यूज करना है। आपको टेम्परेचर प्रोडक्ट के वो ज्यादा सडन वेरी नहीं करने हैं ताकि जैकेट पे आपका थर्मल शॉक लगने के चांसेस ना रहें। फ्लश स्पिल मटेरियल इमीडिएटली विद वाटर एंड न्यूट्रलाइज ऑल द सर्फेसेस। अगर आपके सर्फेस पे किसी भी तरीके का एसिडिक मटेरियल लगा हुआ है तो यूज के बाद में इमीडिएटली आपको उसे फ्लश करके न्यूट्रलाइज करना है। और कभी भी अगर आपको उसके अंदर उतरना है तो वेट, क्लीन और रबर शूज के साथ ही उतरना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डोंट्स की क्या काम आपको नहीं करने हैं। सो फ्रेंड्स, ऑपरेट इक्विपमेंट आउटसाइड द डिजाइन कंडीशन। डिजाइन कंडीशन के बाहर जाके आपको कभी भी ऑपरेट नहीं करना है। ऑपरेट द एजिटेटर when the liquid level at the blade level. Fluid should cause the shaft to scat, resulting in seal and possibility of glass failure. So friends, अगर आपका जो रिएक्टर है ऑपरेट द एजिटेटर विद फ्लूइड लेवल एट द ब्लेड लेवल, तो आपको उसको ऑपरेट नहीं करना है। अगर कोई भी मटेरियल आप उसमें चार्ज कर रहे हैं थ्रू नोजल्स से और आप उसको बिना फिल्टर किए हुए चार्ज कर रहे हैं तो वैसा आपको नहीं करना है। यूज स्पार्क टेस्टर्स अदर देन दोज रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी वेल्डिंग इनसाइड या आउटसाइड द इक्विपमेंट आपको नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ डूज और डोंट्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ग्लास लाइन रिएक्टर में किस तरीके से होती है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा कोई स्मॉल चिप और पिन होल है तो अगर उसे हम इमीडिएटली रिपेयर नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू कोरोजन ऑफ स्टील सबस्ट्रेट एंड कुड रिजल्ट टू अ मेजर हार्म टू द इक्विपमेंट। तो आपका जो भी अंदर आप उसके अंदर केमिकल स्टोर करेंगे वो बेसिकली आपका सीएस के टच में आएगा और वो पूरे के पूरे रिएक्टर की बॉडी को डैमेज कर सकता है। द इंस्पेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ थॉरो रिव्यू अपॉन डिलीवरी ऑफ द ग्लास लाइन इक्विपमेंट टू द प्लांट टू एंश्योर इट वाज नॉट डैमेज्ड इन द ट्रांजिट। अगर कोई नया इक्विपमेंट आपके पास में आया है तो आपको उसका पूरा का पूरा थॉरो चेकिंग करना है ताकि आपको यह एंश्योर करना है कि कहीं वो ट्रांजिट के टाइम तो डैमेज नहीं हुआ है। थर्ड वन, इक्विपमेंट शुड बी इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको रेगुलर इंटरवल्स के ऑफ टाइम के बाद में उसको बार बार चेक करना है, रेंजिंग फ्रॉम सेवरल टाइम्स अ ईयर टू वंस एवरी 2 years। आपको काफी आप फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस तरीके के आप मटेरियल को उसमें यूज करें। डिपेंडिंग ऑन दैट आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है कि आपको 6 महीने, साल या 1.5 साल कितने टाइम पीरियड में आप उसको बार बार रिव्यू करेंगे। मोर फ्रीक्वेंट और इवन कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग में बी कंडक्टेड इफ ऑपरेटिंग कंडीशंस आर स्पेशली सेवर और इफ डैमेज इज सस्पेक्टेड। अगर आपको लगता है कि ऑपरेटिंग कंडीशंस काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं और उसमें बार बार डैमेज होने के चांसेस हैं तो आप जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक टिपिकल जो मेंटेनेंस की चेकलिस्ट होती है फ्रेंड्स ग्लास लाइन इक्विपमेंट के लिए, उसमें बेसिकली कुछ चीजें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लाइनिंग। सेकंड, स्पार्क टेस्टिंग फॉर साइंस ऑफ ग्लास लाइनिंग फेलियर। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा डाउट होता है कि आपकी ग्लास लाइनिंग डैमेज है तो वहां पे स्पार्क टेस्टिंग करना है। थर्ड, ग्लास के थिकनेस की अलग अलग पॉइंट्स पे रीडिंग लेना। इंस्पेक्शन ऑफ टेंटेलम रिपेयर प्लग्स एंड पैचेस। अगर आपने कहीं पे टेंटेलम के प्लग्स लगाए हैं या फिर पैचेस लगाए हैं तो आपको उसका एक पीरियड के बाद में इंस्पेक्शन करते रहना है। इफ इंस्टॉल्ड वेसल नोजल कनेक्शंस एंड वेसल जैकेट कनेक्शंस। अगर आपने नया इंस्टॉलेशन किया है तो आपको वेसल की नोजल का कनेक्शन और वेसल की जैकेट का कनेक्शन आपको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पीएम और नॉर्मल मेंटेनेंस चेकलिस्ट में आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्पार्क टेस्ट इन ग्लास लाइन रिएक्टर। फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पॉइंट से आपका ग्लास लाइन रिएक्टर डैमेज है तो उसकी चेकिंग के लिए बेसिकली हम स्पार्क टेस्ट का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्लास लाइनिंग शुड बी इलेक्ट्रिकली टेस्टेड आफ्टर इंस्टॉलेशन एट अ रेगुलर मेंटेनेंस इंटरवल्स ऑफ टाइम in order to detect small defects
बिफोर दे बिकम सीरियस प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, पहली चीज कि आपको बेसिकली ग्लास लाइनिंग की जो चेकिंग है, स्पार्क टेस्टिंग, वो बार बार नहीं करनी है। वो आपको जब डाउट होता है कि आपका रिएक्टर डैमेज है या आपको कहीं पे ऐसा फील होता है, आप तभी से कीजिए, बिकॉज बार बार ग्लास लाइनिंग की स्पार्क टेस्टिंग करने से ग्लास लाइनिंग आपकी वीक होती जाती है। अब फ्रेंड्स, ग्लास लाइनिंग के केस में स्पार्क टेस्ट को बेसिकली परफॉर्म किया जाता है विद डीसी स्पार्क टेस्टर, जहां पे 6000 वोल्ट के आप करंट को अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन केस आप ये देखिए, इस केस में आपकी हाथ में पकड़ी हुई एक ब्रश जैसी रहती है, उस ब्रश से बेसिकली हम स्पार्क टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये पोर्टेबल डिटेक्टर रहता है, तो जहां पे भी आप वो ब्रश मारेंगे और अगर आपकी ग्लास की लाइनिंग डैमेज है, तो इन दैट केस आपकी जो ब्रश है, जिसके जो आपके ब्रश के आगे के टीथ्स होते हैं, वो आपके मेटल के रहते हैं, वो जहां पे भी आपके सीएस के कांटेक्ट में आएंगे, जहां पे ग्लास की लाइनिंग डैमेज है, वो सीएस के सीधा कांटेक्ट में आएंगे और वहां पे आपका स्पार्क जैसा जनरेट होता है। तो बेसिकली वो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्लास लाइनिंग कहां पे डैमेज है। इफ द ब्रश एनकाउंटर्स सो मच एज अ पिनहोल करंट फ्लोज टू द स्टील सेल एंड आर्सिंग ऑकर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कहीं पे भी ग्लास की लाइनिंग डैमेज है, तो बेसिकली आप जो वो वहां पे ब्रश घुमा रहे हैं, वो ब्रश आपकी बाहर के सीएस के टच में आएगी और वहां पे बेसिकली एक स्पार्क जनरेट होगा, जिसे देख के आप ये बता सकते हैं कि इस प्लेस पे मेरी ग्लास की लाइनिंग डैमेज है। सो फ्रेंड्स, होप आपको स्पार्क टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि 5S, जो आप सबने सुना होगा, 5S का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमें वो कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।